मज़ा आता है वैसे बड़ा पढ़ने पढ़ाने में। कुर्सी पे बैठे हो तो बंदा कह रहा होता है समझ आ जाए, पढ़ाने वाली साइड पे बैठे हो तो बंदा सोच रहा होता है समझा पाए। वी इंजॉय द थिंग्स, सारी चीज़ों को इंजॉय किया करें। गर्मी में बिजली का बिल जमा कराएं यार, की मज़ा आ रहा है आज किस्म से। देखिए अच्छा, सफ़ा नंबर पास पेपर क्वेश्चन 1 पेज 370। अच्छा ये लिखा होता है ना पहली लाइन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम डे टुडे इज कम फरवरी, तो ये ना लिखा है नो नो आई थिंक दिस इज सितंबर। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19 और कह रहे हैं हम खड़े हैं यकम फरवरी को। इट डजेंट मीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गई है। डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं कब ऑथराइज करनी है। डायरेक्टर इतने वेले थोड़े हैं हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो, तो बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे होंगे बैठ के। किसी दिन बुला लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिटर ने बुलाया ऑथराइज कर देंगे। तो कहते हैं हम खड़े इस दिन हैं। अच्छा, यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड, यार चाहे ना कर, आगे चलें। समझ आ गई ना मैं किस लिए बात की थी। हम नहीं हैं फाइनेंस मैनेजर, लेकिन समझ लें अपने आप को, ख्वाब देख रहे हैं। शुरू करें। योर असिस्टेंट साढ़े असिस्टेंट, योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ही हैज़ ब्रॉट फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन। ओए खुद ही देख। नहीं नहीं हम देख लेते हैं। उसने कहा ये मसले आए हैं। Discuss how the above matters should be dealt with in financial statements. I think it should not be dealt with in financial statement. Support your under in the construct of Kaluji के standards. सीरियसली आप हमें पढ़ा दें, खुदा के लिए हमारे फ्यूचर से ना खेलें। और अच्छा ना इन मिड ऑफ 2019 के मिड में भाई टाइम पे आए हो। इन मिड ऑफ 2019 के मिड में हमने लॉन्च किया है नया मॉडल ऑफ लैपटॉप विद द नेम चैम्प चपेड़, विच बिकेम पॉपुलर अमंग द कस्टमर्स। और कस्टमर्स ने कहा लैपटॉप हो तो चैम्प। अच्छा जी, तो लेट आने वाले हजरात, हमने साल के मिड में एक लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम है चैम्प। इन नवंबर 2019 WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स। नवंबर में लोगों ने शिकायतें लगानी शुरू कर दी, ये लैपटॉप चपेड़ नहीं है। WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। वो हमने लैब पे रखा अपनी, तो उस पर शॉक सा लगा, मुझे अंदर से चला गया इलेक्ट्रिक शॉक एंड एक्सेसिव हीटिंग, और मेरी टांगें हीट अप हो जाती हैं। मैं लैब पे ही रखा होता ना लैपटॉप, तो मेरी टांगें थोड़ी हीट अप हो जाती हैं। पता नहीं कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू कस्टमर। और भाईजान वो लैपटॉप अंदर ऐसी श्वाएं छोड़ता है कि टांगों से खून निकलने लग जाता है। सीरियस इंजरीज, उससे हल्की फुल्की इंजरीज नहीं हो रही, तो चीखें निकल रही हैं उन लोगों की। अच्छा, जैसे मोबाइल हाथ में पकड़े तो हाथ से खून निकलने लगे, इस तरह के मसले में शुरू हो गए हैं। सेवरल कस्टमर फाइल क्लेम्स फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब होता है उन्होंने जुर्माना मांगा है कि आपने हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाया, तो हम आपसे जुर्माना मांग रहे हैं फॉर इंजरीज, जो हमें जख्म लगे हैं। मैटर वॉज हाईली पब्लिसाइज इन मीडिया एज वेल। और 2-4 लोग जियो वालों के अंदर जाकर यो कंपनी का ये कर देंगे, वो कर देंगे, वंडर वर्ल्ड फॉरक कर देंगे, वंडरलैंड। ओके, ऑन 1 दिसंबर 19, जब नवंबर में खूब मार्केट में हमारी बिस्ती हो गई और इंजर्ड कस्टमर्स ने तस्वीरें भी अपनी लगा दी,
अच्छा, तो WL सस्पेंडेड द सेल्स ऑफ चैम्प। सबसे पहला हमने ये कहा भाई चैम्प बेचना बंद कर, तुम्हारी मेहरबानी। चैम्प हमने बेचना बंद कर दिया क्योंकि कोई बड़ी हस्तियां हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये भी खरीद सकते हैं आके, तो हमने कहा इनको बेचना बंद करो। WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी। फिर हमने इंक्वायरी शुरू की कि मसला रशीद मुर्गी वाले में है, हमारे लैपटॉप बनाने में मसला नहीं होगा, मसला कहीं और से खड़ा हुआ है। कि हाँ, हम तो ऐसा लैपटॉप। WL conducted an inquiry which led to conclusion that these incidents were happening because of a defective charger। हमारा कसूर नहीं है, चार्जर जिससे लिया उसका कसूर है। वो चार्जर लैपटॉप के अंदर ऐसी रेस डालता है कि वो रेस निकल के टांग पे ऐसी रेस डालती है कि टांग से रेड ब्लड बाहर निकल आता है। तो मसला सारा चार्जर वाले में है। सो फील लाइक वंडरलैंड एंड कस्टमर एंड चार्जर का सप्लायर, पता नहीं इसका नाम क्या रखा है इसने, चार्जर सप्लायर, नीचे जाके कहीं नाम रखा होगा इसने। कहाँ लिखा है? बैटरी लिमिटेड, इधर ही आ रहा है। चलें, किसी ने ढूंढ लिया बैटरी लिमिटेड, ये बैटरी लिमिटेड। तो चार्जर वाले की तरफ से मसला है जिससे हमने चार्जर लिए हैं, बैटरी लिमिटेड। रशीद कितने सी यार? ऑन 25 दिसंबर, साल ख़त्म होने से 6 दिन पहले हमने अनाउंस कर दिया है डेट ऑल कस्टमर्स कैन कलेक्ट द रिप्लेसमेंट चार्जर। कि आप लोग चार्जर नए लेके चले जाएं, इंशाल्लाह लैपटॉप में कोई मसला नहीं है, चार्जर सही लगाएंगे तो सब सही हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी से आना शुरू करें, और उसके बाद भी आ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। 15 जनवरी उससे ऑनवर्ड्स आना शुरू करें, इतने अरसे में हम चार्जर अरेंज कर लेते हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि 15 जनवरी के बाद अगर वो आएँ तो इवेंट पास में नहीं है। वो जो सुबह सुबह मैंने आपसे आज पिछली क्लास में बात की है, सब हादसा तो नवंबर में हो चुका है, बल्कि नवंबर में मुझे तो अजीब सा लग रहा है, मिड ऑफ 19 से हम लैपटॉप बेच रहे हैं गलत वाले, तो वहीं से मसले शुरू हो गए हैं। अच्छा, कैन कलेक्ट द रिप्लेसमेंट चार्जर फ्रॉम 15 जनवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम WL सर्विस सेंटर। इट डजेंट मीन कि 31 दिसंबर 19 को खड़े होकर हम लाइबल फील नहीं कर रहे होंगे, वी विल बी फीलिंग लाइबल, क्योंकि पास्ट इवेंट हो चुका है। तो हमने उससे क्या 15 जनवरी से आके आप लोग लेना शुरू कर दो चार्जर वगैरह विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, और हम आपको फ्री में चार्जर देंगे। सेल्स ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन सेम डेट, और 15 जनवरी से हम चैम्प को दोबारा बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि चैम्प की सेल भी हमने रोक दी हुई है। लेकिन अब हम चैम्प सोच रहे हैं ज़रा आप कम प्राइस पे बेचें, लोगों का ज़रा एतमाद सा उठ गया। इंशाल्लाह उसमें चार्जर आप सही वाले डालेंगे, लेकिन प्राइस ज़रा कम लेंगे। और मैनेजमेंट ने ना अंदर ही अंदर सोच लिया है, दिल के अंदर ही अंदर सोच लिया है कि आने वाले को फ्री USB भी देंगे फॉर कलेक्टिंग द रिप्लेसमेंट चार्जर। जो बंदा चार्जर लेने आएगा अगले साल 15 जनवरी को, उसको USB भी देंगे, इंटरनली डिसाइड कर लिया है, लेकिन अभी तक कम्युनिकेट। और जो कम्युनिकेट किया है वो किया है अनाउंस डेट ऑल कस्टमर कैन रिप्लेसमेंट चार्जर्स, और इंटरनली डिसाइड डेटा फ्री USB शैल बी गिवन। तो बस दो बातें हैं, हमने कह दिया हम तुम्हें चार्जर देंगे, और हमने सोच लिया कि हम USB देंगे। द मैटर वॉज रेज विद द सप्लायर ऑफ चार्जर्स, और फिर हम चार्जर के सप्लायर के पास चले गए, बैटरी लिमिटेड के पास, और उसने साल ख़त्म होने के 20 दिन बाद उसने माना है कि गलती मेरी थी, मैंने ही मुर्गियाँ 2 नंबर सप्लाई की थी, एंड एग्रीड टू ओनली एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जर अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। अभी तुम्हें कहता है मैं पैसे कोई नहीं देता, जब तुम फ्यूचर में कभी चार्जर मेरे पास लेने आया करोगे तो तुम्हें मैं वो फ्री में दे दिया करूँगा। तो एक ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें तो फ़ायदा मिल जाएगा ना। जैसे आप कॉलेज वालों को कहें कि मुझे पैसे रिफ़ंड करो, कोई मसला हो गया, तो कॉलेज वाले के रिफ़ंड ना लो, आप अगली दफ़ा किसी सब्जेक्ट पढ़ना तो उसमें से फ़ीस नेट कर लेना, तो ठीक है, बेनिफिट तो मिल गया आपको। तो इस ऐसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सोल्यूशन में कि वो पैसे देने को एग्री कर दे या फ्यूचर में कोई फ़ायदा देने को एग्री कर ले। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर यूर असिस्टेंट हैज़ प्रोपोज्ड अ प्रोविजन ऑफ 105.3। उसने अन्य वाक़ाए 105.3 की प्रोविजन बना दें इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैविंग द फॉलोइंग ब्रेकअप, जिसका ब्रेकअप ये है। अच्छा, इसमें मैं अपनी तरतीब से ज़रा चलता हूँ, अपनी तरतीब से। कॉस्ट ऑफ USB टू बी गिवन, तो छोटा सा लिख लें, ओनली इंटरनली डिसाइडेड, ओनली इंटरनली डिसाइडेड। अब इसका
पेपर में जो लिख के आना है, हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर में क्या लिख के आना है। हाउ टू राइट डाउन, पेज 341 का .4 लिख के आएंगे ना। नहीं, द ऑब्लिगेशन फॉर प्रोवाइडिंग द यूएसबी इज नीदर लीगल nor constructive and the matter is still under consideration, is just decided by management and no formal announcement is made, therefore no provision or disclosure is in respect of rupees 5.8 million। तो ये आप लिख के आ जाएंगे। इसके लिखने का तरीका पेज 341 पे पॉइंट नंबर 4, और कंक्लूजन ये है कि नो लीगल और नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, बिकॉज इंटेंशंस या डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दे आर कम्युनिकेटेड। तो लिखने का तरीका भी देख लिया पेज 341 वाला, और ऑब्लिगेशन भी कोई नहीं है। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, क्या मतलब एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर, क्या मतलब एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट्स, नहीं इंश्योरेंस कहाँ से आ गई भाई, रिलायबल एस्टीमेट है ना, रिलायबल एस्टीमेट है। लिटिगेशन कॉस्ट लॉयर की फीस वगैरह, और सेटलमेंट्स जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पैसे देना। तो एक्सपेक्टेड लॉयर की फीस और जो इंजर हुए हैं उनको सेटल करके देना, ये तकरीबन 25.9 मिलियन बनता है। कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2.5 करोड़ रुपया हमने जो है वो इनको देना है। तो इसमें प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज देर इज़ अ पास्ट इवेंट डेट इज सेल ऑफ लैपटॉप फ्रॉम जून टू नवंबर। गलत लैपटॉप आपने बेचे हैं जून से नवंबर में। द आउटफ्लो इज प्रॉबेबल, द आउटफ्लो इज प्रॉबेबल। देर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इन दिस रिस्पेक्ट बिकॉज नहीं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन कर लें। डब्ल्यू एल स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स अबाउट इंसिडेंट्स, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन कर लें क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया ना, कंप्लेंट्स लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं। तो देर इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर अ पेमेंट ऑफ रुपीज़ 25.9 मिलियन एंड द रिलायबल एस्टिमेट इज़ गिवन, सो द प्रोविजन विल बी मेड। तो इसमें लिख के आएंगे वो जो पेज 341 वाला 340 वाला .1, 340 वाला .1 प्रोविजन की डेफिनेशन, पैरा 14, एज ऑन 30/14 द कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड कस्टमर्स बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट, डेट इज इंजरी सफर्ड फ्रॉम यूजिंग द लैपटॉप अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25.9 मिलियन। फॉर पेंडिंग क्लेम का लफ्ज़ छोड़ें, फॉर पेंडिंग क्लेम की जगह फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट जो आपने अंदाज़ा लगाई है, फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड एज एडवाइज बाय कंपनी। लॉयर भी लिख दीजिएगा, लॉयर का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ, बस काफ़ी है, आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। देयर फॉर अ प्रोविजन वुड बी रिकॉर्डेड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 25.9 मिलियन। तो 25.9 की आप प्रोविजन बनाएंगे, इसकी एंट्री बनेगी। एंट्रीज मांगी नहीं उसने, लेकिन ज़ाहिर बात है हमने तो करनी है क्योंकि हमें आनी चाहिए। तो इसकी एंट्री बनेगी और पिछले की एंट्री कोई नहीं बनेगी। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। हमारा अंदाज़ा है कि 25.9 मिलियन हमने इन लोगों को देने हैं। असल में इवेंट हुए जून से नवंबर में गलत लैपटॉप बेचना, यकम दिसंबर से तो वैसे ही हमने जो है वो सेल बंद कर दी हुई है उसकी। अच्छा, इस 25.9 में से ना 5.4 के क्लेम्स जनवरी में हुए थे और 10 के क्लेम्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर हैं। मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाने दीजिएगा ये
यकम नवंबर से हमने कंप्लेंट्स रिसीव करनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, जब यकम नवंबर से हमने कंप्लेंट्स रिसीव करनी शुरू कर दी हैं, यकम नवंबर से लोग शिकायतें लेके आने लग गए हैं। सवाल कह रहे हैं कि 25.9 मिलियन हमने लोगों को देने हैं, तो यहाँ हमने एक एस्टीमेट लगाया होगा 25.9 लोगों को देने हैं। 5.4 के क्लेम्स आ गए हैं जनवरी में, 5.4 के क्लेम आ गए हैं जनवरी में, इसलिए मुझे पता चल गया क्योंकि मैं खड़ा यकम फरवरी को ना। 5.4 के क्लेम आ गए हैं जनवरी में एंड 10 मिलियन एक्सपेक्टेड हैं टू बी रिसीव्ड इन, 10 मिलियन के फ्यूचर में आने हैं, और 25.9 माइनस 5.4 माइनस 10, 10.5 के क्लेम्स आ गए होंगे हमारे साल, क्योंकि नवंबर दिसंबर में भी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इट डजेंट मैटर, ये मैंने 10.5 बैलेंसिंग निकाला है, इट डजेंट मैटर कि जब भी आए हैं तो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि वो कह रहे हैं जनवरी तक इतने आ गए हैं, तो इसका मतलब है हम खड़े यकम फरवरी को हैं, तो अगर यकम फरवरी को खड़े हैं तो मेरे लिए फ्यूचर फिर यहाँ से आ गया है। तो प्रोविजन बनाते हुए कुछ तो हमें पता चल गया, कुछ फ्यूचर में आना है। तो अजीब सी सवाल में लाइन लिखी हुई है ना, हम खड़े हैं यकम फरवरी को जी। हाँ ये 10 आपके के ख्याल से कौन सा लग रहा है आपको? ये 10 इसका है, फ्यूचर उसने लिखा है, सवाल में लिखा है हम यकम फरवरी पे खड़े हैं, तो उसने फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर में क्लेम आएंगे। हाँ 10.5 के इसलिए इस साल आगे होंगे कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि इन नवंबर WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेंट्स, हमने कंप्लेंट्स रिसीव करनी शुरू कर दी हैं। सम ऑफ दीज इन रिजल्टेड इन इंजरीज, सेवरल कस्टमर फाइल्ड क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज, और बहुत से कस्टमर ने जो डैमेजेस हैं उनके लिए, जो इंजरीज हैं उनके लिए डैमेजेस चार्ज करने हमें शुरू कर दिए हैं। तो ये वाली फिगर अब अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली नवंबर से ही उन्होंने तो गेम शुरू कर दी होगी, अब नवंबर की फिगर अवेलेबल नहीं है। सवाल ने क्या, टोटल हमने कस्टमर्स को देने हैं 25.9, जिसमें से 5.9 जनवरी में लोग आए हैं मांगने, 10 फ्यूचर में आएंगे, हम खड़े हैं यकम फरवरी को, 10 फ्यूचर में आएंगे, तो जो नवंबर दिसंबर में आए सवाल के मुताबिक वो किधर गए फिर? वो फिर यही होंगे। तो बहरहाल सादा सी बात, वो जो अमाउंट गिवन होती है उसी की प्रोविजन बनानी होती है जी। नहीं पेमेंट तो पता नहीं कब होगी, वो तो कोर्ट्स पता नहीं डिसाइड करे, 6 महीने बाद 7 महीने बाद, फिर इंशाल्लाह उनको पेमेंट शुरू करेंगे। पेमेंट अगर कभी सवाल में हुई तो वो बता देगा। नहीं कोई नहीं, बस प्रोविजन ही टोटल की बना दो, खैर है प्रोविजन ही टोटल की बना दो। भाई ज़रा जाएँ उनको कहें सर आसिफ जब निकलें तो बता दें, नहीं जाने दूंगा, जादू वजह सर चढ़ के बोले। अच्छा, डिक्रीज़ इन WL शेयर प्राइस इन दिसंबर 2019, WL के शेयर की बाज़ार में प्राइस कम हो गई है 38.4 से। तो यार ये तो दिसंबर में हमारे शेयर्स की प्राइस कम हो गई है। एक बात ज़रा सोचें, जिसने हमारे शेयर ख़रीदे होंगे वो IFRS 9 लगा रहा होगा। WL हमारी कंपनी है ना, जिसने हमारे शेयर खरीदे होंगे, जो हमारे ओनर्स होंगे, वो IFRS 9 लगा रहे होंगे और उन्होंने कहा होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और मैं तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर प्राइस कहीं शो ही नहीं करता, आज सुन लें ये बात, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं शेयर प्राइस शो नहीं करता अपनी। मैं अपनी एक्सेलेंट, कौन बोला है? मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो शेयर कैपिटल रखता हूँ एट पार वैल्यू, और शेयर कैपिटल के रीवैल्यू होने का तसव्वुर तो पता नहीं कोई आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मैंने, आज ना आपने शायद कोई ऐसी बात सुनी हो कि शेयर कैपिटल रीवैल्यू होता है। हाँ नए शेयर इशू कर सकते हैं आप प्रीमियम पे, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में मेरे शेयर्स की कीमत, और एक बात याद रखिएगा PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में PTCL के अपने शेयर्स कभी चेंज नहीं होते, 10 रुपये पे पड़े रहते हैं। हाँ लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन PTCL स्ट्रांग भी हो रही है, डजेंट मीन
लेकिन इसकी एंट्री को हमारी किताबों में तो नहीं होती। तो लिखें अपने शेयर्स की एंट्रीज हमारी किताबों में, तो जो शेयर हमने इशू किए हुए हैं उसकी एंट्रीज तो नहीं होती हमारी किताबों में, बल्कि किसकी एंट्रीज होती हैं? जो शेयर हमने खरीदे होते हैं। तो लेकिन जो शेयर हमने इशू किए हुए हैं उसकी एंट्रीज तो नहीं हमारी किताबों में होती, बल्कि शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे नजर आता रहता है। जो शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं उसकी एंट्रीज तो नहीं हमारी किताबों में होती। इसलिए कि शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू पे नजर आता रहता है ना, इसलिए कि शेयर कैपिटल किस पे नजर आता रहता है? फेस वैल्यू पे नजर आता रहता है। तो इसलिए ऐसा इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या करना है। अच्छा जी, भाई बताएंगे आपको जब सरासिफ जाएंगे। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन अगला साल, अगले साल हमने मार्केटिंग करनी है टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय इंसिडेंट्स। कॉलेज वाले ना सोच रहे हैं कि अगले साल अच्छी से मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ज़रा बच्चे आएँ, ये आएँ, वो आएँ। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन अगला साल टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय इंसिडेंट। दिस कैन एवर बी अवॉइडेड, अवॉइडेबल कॉस्ट। लेकिन अगर आप आज कारोबार बंद भी कर दें तो इंजरीज के पैसे देके जाने पड़ेंगे। अब मार्केटिंग में पास्ट इवेंट क्या है? अगर आप कहें मार्केटिंग में पास्ट इवेंट है, कोई बच्चा आगे बोंगे मारे क्लास के बाद के पास्ट इवेंट है, आपने गलत चीज़ें बेची हैं, अब आज मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो मेरा सवाल है ये मार्केटिंग के पैसे किसको देने हैं? अच्छा, जियो को देने हैं, ठीक है, वो तो तब देने हैं जब मार्केटिंग ऐड चलवाएंगे। तो ये मुझे फ्यूचर रिपेयर टाइप या इस टाइप की कोई चीज़ लग रही है। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो जो है वो दिस कैन बी अवॉइडेबल, दीज आर अवॉइडेबल। तो मार्केटिंग करेंगे और फिर पेमेंट ना करें तो फिर तो उसके लिए लायबल फील करें। तो अगर बिजनेस सोचे अगले 6 साल मार्केटिंग करनी है, इसकी क्या एंट्री है? पास्ट इवेंट कोई नहीं है ना मार्केटिंग में, पास्ट इवेंट कोई नहीं है, तो इसकी भी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ, इसकी भी कोई नहीं इंटरेस्ट करेंगे, हम क्या करें? हाँ, जिसने मेरे शेयर खरीदे होंगे वो लोग इसको लॉस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो सारे मिलके अपने अपने जितने जितने शेयर खरीदे होंगे उसका अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लेंगे। वो एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लॉस डेबिट, जिन्होंने मेरे शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन मैंने शेयर इशू किए हुए हैं अपने, मैं तो कोई एंट्री नहीं करूंगा। नहीं, नॉन एडजस्टिंग का लफ्ज़ तो तब आने जब कोई अगले साल की बात हो। ये तो वैसे ही बता रहे IAS 37 का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग फ्यूचर में करने का प्रोग्राम है। ये कौन सी चीज़ है? कोई इवेंट है जो हुआ है? वो तो कोई इवेंट होता है ना, 2020 में करने का इरादा है। IAS 10 तो ये कहता है ना कि वो तो वैसे ही 2019 का लफ्ज़ लिखा हुआ है, फिर तो वैसे कोई टेंशन नहीं। तो जब 2019 का लफ्ज़ आ जाए तो फिर कैसे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? वो तो 2020 का कोई लफ्ज़ आए तो फिर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डिस्कशन हो सकती है। और इधर भी IAS 10 लगाने की जरूरत नहीं है। नथिंग इवेंट हैज़ हैपेंड, कोई IAS 10 टाइप चीज़ नहीं हुई कि जनवरी फरवरी मार्च में कुछ हो गया हो जिसकी वजह से पिछले साल में, ऐसी तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्योरली IAS 37 का कॉन्सेप्ट है कि यू कैन अवॉइड दिस लाइबिलिटी, रादर इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। अच्छा जी, नहीं, वो तो जब नए शेयर इशू करें तब करते हैं ना। हमने जो ऑलरेडी शेयर इशू किए हैं उनकी मार्केट में प्राइस कम हो जाए उसकी तो एंट्री नहीं करते, जब नए शेयर इशू करें तब करते हैं। अच्छा जी, हमें ना 2020 में प्रॉफिट आना है क्योंकि वो जो चैम्प है ना वो अब हमने सोचा हुआ रिड्यूस करके बेचने हैं प्राइस पे। तो हमें 2020 में ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने सोचा है वो जो चैम्प पड़े हुए हैं, क्योंकि चैम्प अब बेचना हमने शुरू करने हैं। कब से बेचना शुरू करने हैं? हमने नए चैम्प कब से बेचना शुरू करने हैं? 15 जनवरी से। कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? फ्रॉम 15 जनवरी ऑनवर्ड WL सर्विस द सेल्स ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन दैट डेट एट अ रिड्यूस प्राइस। तो इस पर एक डिस्कशन हो सकती है, इसकी लाइबिलिटी तो नहीं बनेगी। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेल प्राइस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये थोड़ी सी बहस इस पे हो सकती है
कि ये पड़े हुए यूनिट्स हैं या बनाएंगे और बेचेंगे वो वाले हैं? कितनों के जहन में आ रहा है ये पड़े हुए यूनिट्स हैं? जो पड़े हुए हैं चैम्प उनकी बात हो रही है या जो बनाएंगे और बेचेंगे उनकी बात हो रही है? दोनों की हो रही हो फिर तो IS2 भी डिस्कस करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो सवाल ज़रा देखें, कुछ सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। ऑन Jacob December WL सस्पेंडेड सेल ऑफ चैम, चैम बिकने बात हो गए। WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी विच लेड टू कंक्लूजन दीज आइटम्स वर हैपनिंग। ये ऑन 25 दिसंबर हमने अनाउंस किया कि कस्टमर रिप्लेसमेंट चार्जर ले सकते हैं। 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स सर्विस सेंटर विदाउट एडिशन सेल्स ऑफ चैम विल रिज्यूम ऑन सेम डेट। कौन से चैम? सेल सस्पेंड की है तो रोक ली है ना। अच्छा मुझे ये बताओ उसने क्या लिखा हुआ है 2020 के अंदर सिर्फ वही बेचेंगे जो 19 के पड़े हुए हैं? ये बताओ ना मुझे। जो बनाने हैं वो भी तो होंगे ना मेरे तो ख्याल से। फॉर 2020 में जीपी मुझे कम फील हो रहा है। क्यों कम फील हो रहा है? फॉर पूरा साल, पूरे साल का जीपी 2020 का मुझे कम महसूस हो रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन? मुझे तो यही लग रहा है इसके अंदर कि जो बनाएंगे और बेचेंगे। और अभी मैं इंशाल्लाह सवाल में आपको बता दूंगा क्लोजिंग स्टॉक की एक डिस्कशन उसने अलग की है। ये तो मैं आपका ज़रा माइंड थोड़ा सा हिट कर रहा था कि आप लोग समझते क्या हैं। उसने क्लोजिंग स्टॉक की डिस्कशन अलग कर दी है कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या मसला है। क्लोजिंग स्टॉक की डिस्कशन वो अलग कर रहा है। ये जो लाइन है ना फॉर 2020, इट मीन्स पूरा साल की डिस्कशन हो रही है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि क्लोजिंग स्टॉक वाले ही होंगे। इसमें जो बनाएंगे वो भी बेचेंगे, तो वो इन एनी केस लॉस क्या किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है। तो आप इसको डाल सकते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में। हाँ लेकिन ओवरऑल फैक्ट्री जो है वो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारनी है, वो आप गुजार लें, क्योंकि ये मसला हो सकता है कि फैक्ट्री को इंपेयरमेंट लॉस से गुजारना पसंद करें। अच्छा सर आसिफ का दोबारा ज़रा चेक करो यार, ऐसा ना हो कि इन बच्चों का नुकसान हो जाए और मैं इनके नुकसान का जिम्मेदार बनूं। अच्छा मैं बॉटम से पढ़ना शुरू करता हूँ। No entry needs to be made for decrease in profit due to reduction in sale price. However, effect of decrease in sale price could be considered for calculating NRV of closing stock. अब मैंने कुछ और कहा, इसने कुछ और लिखा हुआ है। उसने उसको क्लोजिंग स्टॉक ले लिया हुआ है, उसने उसको क्लोजिंग स्टॉक ले लिया हुआ है। फॉर NRV ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प एट 31 दिसंबर 2019, बट यू कैन स्टिल से आई एम फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फॉर 2020 की बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है। और सर सारी एडजस्टमेंट में इसी तरह हुआ करेगा या ऐसे सर आपसे चले गए या ऐसे या वैसे? नहीं सारी एडजस्टमेंट में नहीं हुआ करेगा। कोई एडजस्टमेंट होती है डिबेटेबल, ठीक है, वो सीए की ये राय है, मुझे तो फॉर 2020 से कुछ और भी लग रहा है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है ऐसी एडजस्टमेंट के अंदर। जाएँ यार उठें आप लोग, बाकियों को ज़रा बैठे रहने। और मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन 2000 एज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू इनकर मार्केटिंग कॉस्ट। ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है। लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन एज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक। हमारे कंपनी के शेयर्स की हमारी बुक्स में वैल्यू नहीं आ रही होती नजर। प्रोविजन ऑफ 25.9 मिलियन शुड बी मेड इन 2000 फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट। प्रोविजन की सारी बातें इसने लिखी हैं। बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइलिंग ऑफ क्लेम इन 2020 वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट फॉर 2019। 2020 में अगर क्लेम्स आ भी गए हैं, 2020 में अगर क्लेम्स आ भी गए हैं तो 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एडजस्ट कर दें, बिकॉज इट रिलेट्स टू इवेंट्स दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू गिव यूएसबीज टू कस्टमर एट 31 दिसंबर बिकॉज नो अनाउंसमेंट इज मेड इन दिस रिगार्ड। सो नो लीगल ऑब्लिगेशन एंड नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। बहुत कंजूसी की है उसने जवाब लिखते हुए, बहुत कंजूसी की है। लेकिन आप लोगों ने ना ये देखें ना, ये एडजस्टमेंट्स नई आई हैं, मार्केटिंग वाली और अपने शेयर्स के लॉस वाली। ये शायद एक जनरल नॉलेज हमारा टेस्ट कर रहा है। ये शायद IS 37 का प्योरली नहीं है, ख़ासतौर पे ये जो मार्केट वैल्यू है। तो इन दोनों को ज़रा याद कर लीजिएगा, ये नई चीज़ें हैं सवाल में। बाकी तो उसी तरह की डिस्कशन चल रही है। अच्छा अब आखिरी कहानी, वो जो लैपटॉप शैपटॉप की थी सारी, जिसमें चार्जर वाला मसला है। अच्छा
अगेन मैं अपनी बात पे इसलिए कायम था कि मुझे फॉर 2020 लिखा हुआ है, उसने कुछ ऐसी अजीब सी बात लिखी हुई थी, डिक्रीज इन प्रॉफिट फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर टू बी एक्वायर्ड फॉर कस्टमर्स 6.8, to be acquired for wholesalers and retailers 2.3, closing stock of champ with WL 4.9। कौन कौन से लैपटॉप्स के अंदर आपको चार्जर नए लगाने पड़ेंगे? जो कस्टमर्स को बेच चुके हैं, हो सकता है कस्टमर्स डायरेक्ट भी आपके पास लेने आते हो सकता है आप होलसेलर और रिटेलर को बेचते हो, वो आगे कस्टमर को बेचते हो। तो कुछ कस्टमर्स तो आपके होंगे जो आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ कस्टमर्स आपके नहीं होंगे, आपने आगे होलसेलर रिटेलर को चीजें बेची होंगी, उनके पास आएंगे कस्टमर, उनको भी आपने चार्जर भेजने हैं, और जो अपने पास चैंप का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसके भी आपको चार्जर चाहिए, और रिकवरी होनी है चार्जर वाले से 11.5। अब आप बता दें, आपने प्रोविजन भी बुक करनी है और आपने रिसीवेबल भी बुक करना है। अब इसके बारे में मुझे बताएं, क्या अनाउंसमेंट हो चुकी है? लिखा हुआ है अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है वर्चुअली सर्टन है। हाँ यार, हद होगी। एग्रीड टू एडजस्ट, इसके बारे में लिखा हुआ है वर्चुअली सर्टन है। तो अब मुझे बता दें, उसको जो मैंने चार्जर देने हैं कस्टमर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इसके लिए मैं क्या फील करूं? लायबल। और जो मैंने बीएल से रिकवरी करनी है पैसों की, वो मुझे चार्जर नहीं बना के दे रहा भाईजान, वो बड़ा तेज बंदा है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें रिकवरी दूंगा, तुम परेशान ना हो, वो मुझे पैसे रिकवर करवा के दे देगा। वो 11.5 है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि ये जो 6.8 और 2.3 है, इसकी तो मैं एक तरह की क्या बना लूं? प्रोविजन। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। कितना? 9.1 से। असल में जो अपने ही क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं लैपटॉप, कस्टमर्स की तरफ तो लायबल फील करूंगा, होलसेलर रिटेलर की तरफ लायबल फील करूंगा, लेकिन जो अपने ही क्लोजिंग स्टॉक में लैपटॉप पड़े हुए हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से ऐसे एंट्री होनी चाहिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। यही एनआरवी का फॉर्मूला होता है ना। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मुझे गिवन नहीं है, कॉस्ट टू सेल कमीशन वगैरह ब्रोकर का गिवन नहीं है, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट 4.9। इस तरह की कैलकुलेशन से गुजारूंगा और 4.9 की फिगर को यूज करूंगा फॉर डिटरमिनिंग एनआरवी लॉस। मैं 4.9 की लाइबिलिटी क्यों ना बना लूं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अपने पास जो खराब चैम्प पड़े हैं उनको सही करने के लिए किसी की तरफ लायबल फील करूं, या ये सोचूं इनको रिपेयर करा के बेचना है? तो अपने पास पड़ी हुई खराब चीज के लिए तो यही वाला टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। बाकी हमने कौन सी एंट्रीज करनी थी कि वो सारा डाटा हमें देता। नोट करें, कस्टमर को चार्जर हम नए बना के देंगे और फिर अगला मान गया कि हम तुम हमसे पैसे ले लेना, कोई मसला नहीं। अब अगली बात मैं आपसे निहायत ही
टेक्निकल किस्म की करने लगा हूँ, जो आई कैप ने भी सोल्यूशन में गोल कर दी है, क्योंकि वो आपके लेवल की थी नहीं। डेट विल बी हाईली टेक्निकल। 11.5 की उससे रिकवरी होनी है, और 9.1 प्लस 4.9 के अगेंस्ट, उसमें से 9.1 की मैंने प्रोविजन बनाई है। तो बताएं जवाब क्या आया? 7 पॉइंट, तो 7.5 की एंट्री रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, रीइंबर्समेंट कैन बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन। तो ये एक ज़रा काफ़ी टेक्निकल फिगर बन जानी थी, क्योंकि ऐसा में ना फड्डा पता क्या है, हम किसी की तरफ लाइबल फील नहीं कर रहे, हमारे अपने भी कुछ लैपटॉप पड़े हुए हैं जो हमारे पास हैं। और आखिरी बात कर दूं इससे भी आगे के टेक्निकल कि 1 मिनट देखें, 11.5 माइनस 7.5, बाकी जो अमाउंट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर को कम करने में हेल्प कर सकती है। तो इस तरह भी सोच सकते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर इतने से कम होनी है। लेकिन 1 मिनट, लेट मी शो यू द सोल्यूशन ऑफ आई कैप। ही हैज़ नॉट गॉन सो मच डीप डाउन। तो आई कैप ने जो सोल्यूशन किया है मैं आपको 1 मिनट शो करूं, फिर मैं आपको तसल्ली से टाइम देता हूं नोट करने का, क्योंकि इसका अगला वाला पार्ट हमने नहीं करना, वो इंशाल्लाह जो है वो फिर किसी क्लास में सबके सामने करेंगे। तो आई कैप ने ऊपर से सोल्यूशन ज़रा लिखा है। अ प्रोविजन वुड बी रिकॉर्डेड इन 2019 फॉर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस टू कस्टमर्स, wholesalers and retailers due to a constructive obligation arising out of announcement made on 25 December. Cost of replacement charged in overstock, अब उसने फिगरें नहीं यूज की, ऊपर से चला है। Cost of replacement charged in overstock would be considered while calculating. We will compare cost of closing stock with NRV. Reimbursement of BL would be recorded in 2019 because it is virtually certain that we will receive the amount by adjusting the cost of defective. वो रिसीव नहीं होगी अमाउंट, बल्कि वो उसने क्या वादा किया था कि हमें चार्जर्स की फ्यूचर की प्राइस से क्या करके दे देगा, एडजस्ट कर देगा। सारी कहानी उसने ऊपर से, मुझे तो लगता है इस पूरे सवाल में उसने 1 या 2 जगह सिर्फ फिगर्स लिखी हैं, वरना तो उसने फिगर्स भी लिखने की जहमत नहीं की। सो डैट इज़ ऊपर की कहानी, बट लेट अस डिस्कस इट विद डिटेल, नो प्रॉब्लम। इस सवाल में फटा क्या है, कुछ पैसे हमने लोगों को देने हैं और कुछ अपने स्टॉक में पड़े हुए चैम्प्स को क्या करना है, सेट करना है। अब मेरा ये सवाल है कि कस्टमर की तरफ हम कितना लायबल फील कर रहे हैं, 9.1। अब कस्टमर की तरफ हम फील कर रहे हैं लायबल 9.1, और अपने स्टॉक को हमने कितने में सही कराना है, 4.9। तो अगर किसी से रिकवरी ना होती, 1 मिनट ना, अगर किसी से रिकवरी ना होती तो ये मेरी लायबिलिटी थी और ये मेरी एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट थी। और अब किसी से रिकवरी भी है तो फिर रिकवरी को भी 3 हिस्सों में तोड़ो, लेकिन 3 की बजाय 2 में तोड़ लें। 3 में तोड़ना क्या इतना लंबा काम। रिकवरी को जब हमने ब्रेक किया तो इसके अगेंस्ट रिकवरी से एक दफा हमने क्लास में किया था, 7 मिलियन 10 मिलियन का लॉस हुआ था कैश में, उसको तोड़ा था फिर इंश्योरेंस। तो 7.5 किस बदले में आ रहा है, हमें प्रोविजन के बदले में आ रहा है। और बाकी 4.9 की जो आपकी रिपेयर होनी है वो 11.5 माइनस 7.5 कितनी, 4 को इससे नेट कर सकते हैं, यानी आप सेफली ये कह सकते हैं कि 0.9 मेरी रिपेयर कॉस्ट आनी है, क्योंकि बाकी किसी से क्या हो सकता है, रिकवर, बट दैट वुड बी हाईली अजीब। चलो यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर जिसने नोट करना है इसे देख के कर लेगा। हाँ बंद कर। ये एंट्री हो जाएगी प्रोविजन बनाने की, और 11.5 की में से 7.5 की ये एंट्री हो जाएगी, और ये सेपरेट एसेट डिस्क्लोज होगा, सेपरेट एसेट शो होगा, लेकिन P&L में इन दोनों को नेट करके शो कर सकते हैं। लेकिन NRV का डाटा अवेलेबल नहीं है कि चैम्प्स कितने के बिकने हैं, तो इसलिए वो हम कुछ नहीं कर सकते। आप तो NRV लॉस की एंट्री का तो बिल्कुल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने जो भी कुछ लिख के आना था, अगर फिगरें भी निकाल आते तो उसने ऑनर कर देना था। नहीं यही तो मैं बता रहा हूँ, उसने कोई नहीं लिखा, बस उसने बस यही लिखा कि इसको NRV लॉस निकालते हुए कंसिडर कर लें।